गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम किसी महिला का, किसी बच्चे का, किसी परिवार का या किसी समाज का पोषण या आकलन करेंगे। आज हम बात करेंगे इस आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिशन। और जब भी हम कोई मील प्लान करें, कभी भी हम किसी के बारे में, कोई भोजन के बारे में बताएं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे या क्या क्या तत्वों को हम शामिल करेंगे कि उसके मील में सारे के सारे पोषणीय तत्व आ जाएं। उसके अलावा भोजन बनाने की कई विधियां हैं, किन विधियों में क्या होता है ये आज हम बात करेंगे। तो आहार जीवन की पहली प्राथमिकता होती है, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था जब ये हमने सीरीज स्टार्ट की थी पोषण न्यूट्रिशन वाली। अब आहार नियोजन के लिए पोषण विज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है और एक एएनएम को आहार नियोजन के समय व्यक्ति की आवश्यकता और भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपलब्धता की सही जानकारी होनी चाहिए। आपका काम ये होगा एज ए एएनएम कि आप गांव समाज में महिलाओं को, बच्चे को, परिवार को ये बताएंगे कि आप ये खाइए, इस मौसम के हिसाब से ये खाइए, या अगर आपकी शारीरिक अवस्था है, ये इस उम्र तक है तो आप ये पोषण का चीज़ें खाइए। तब आहार की मील प्लानिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग। पहली चीज़ समय की बचत होती है। दूसरा, पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति या परिवार को उसकी ज़रूरत के अनुसार भोजन का पोषक तत्व दिया जा सकता है। चौथा, मानवीय संसाधनों का कुशलता प्रयोग होता है। पांचवा, कुपोषण से बचाव होता है। छठा, भोजन बजट के अनुसार नियंत्रण में रहता है। आजकल चीज़ों के सामानों के दाम असामान्य तौर पर कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी बहुत असामान्य तौर पर कम हो जाते हैं। तो सामान्य घरों में होता क्या है कि जिस चीज़ों के रेट्स कम होते हैं वही चीज़ें खाने में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो चीज़ें महंगी होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो बजट हम अगर बना लें तो बजट के अनुसार हम बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कम खर्चीला और धन की बचत होती है इससे। भोजन संबंधी आदतों का निर्माण होता है कि हाँ, हमें इस टाइम ये खाना चाहिए, इस टाइम इस प्रकार का खाना चाहिए, इस टाइम इस प्रकार का खाना चाहिए। अब गाइडलाइंस क्या है, ये तो बेनिफिट्स हो गए कि मेरिट्स ऑफ मील प्लानिंग या बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग। गाइडलाइंस क्या है, हम बनाते समय समझेंगे कैसे। पहली चीज़ तो भोजन व्यक्ति और परिवार की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य, जिसमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं, किशोर, रोगी, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग, सबको ध्यान में रखकर उस परिवार की मील प्लानिंग करनी चाहिए। आहार योजना के अंतर्गत समय की बचत का ध्यान रखना चाहिए। अब समय की बचत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साप्ताहिक आहार की योजना बना लें। एक हफ्ते की मील प्लानिंग कर लें। मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे, संडे, एक हफ्ते की कंप्लीट मील प्लानिंग कर लें। रसोई घर जो है उस पर हम सलाह दें कि उसको हम सुव्यवस्थित रखें। कौन सा सामान कहाँ रखा है, बंद डिब्बों में, जार में कौन सा सामान है, ये हर जो सामान जहाँ रहे वो उसी जगह रहे, हर सामान इधर उधर ना हो, अन्यथा ढूंढने में समय का नुकसान होता है। तीसरा, रोगी या व्यक्तियों के लिए खाने के सामान खरीद कर एक साथ ले आइए। कभी भी शॉर्ट बाइंग मत करिए। शॉर्ट बाइंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा आपने खरीद लिया। जब आप बल्क में सामान खरीद के लाते हैं तो वो सामान आपको सस्ते पड़ते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब होने वाली होती है, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। मगर कुछ सामान ऐसे होते हैं किचन में जो लंबे समय तक टिक सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो उस लंबे समय तक टिकने वाले सामानों को आप ज़्यादा मात्रा में खरीद के लाएं। भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए और एक से अधिक पोषक तत्व शामिल होने चाहिए भोजन में। समय, शक्ति और ईंधन की बचत हो, जिस प्रकार से आप भोजन बनाएं। आहार को अलग अलग आहार का समय प्रदान करिए, जैसे प्रथम आहार सुबह का नाश्ता, द्वितीय आहार दोपहर का भोजन, तृतीय आहार शाम की चाय या हाई टी, चतुर्थ आहार रात्रि का भोजन। एक चीज़ ध्यान रखिए, रात्रि के भोजन करने के बाद अच्छी निद्रा भी ज़रूरी है। तो कभी भी रात को सोते समय बहुत ज़्यादा पानी पी के मत सोइए, अदरवाइज उसके हमको बीच रात में हमारी नींद टूटती है, हमको यूरिनेशन फील होता है, और जब एक बार नींद टूट जाती है तो फिर हम पूरी तरह से सो नहीं पाते। तो इसीलिए सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। गला तर्क करने के लिए आप एक आध गिलास पी सकते हैं, वो एक अलग बात है। उसके बाद त्योहार है, कोई समारोह है, कोई आयोजन है, उसके लिए विशेष प्रकार के आहार की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब आहार के सिद्धांत क्या है। पहली चीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। स्थानीय, उपलब्ध और सस्ते परंतु पोषक आहारों का समावेश होना चाहिए। जो सामान आपको लोकली मिल जाए और सस्ता हो। अभी आपने किसी को मान लीजिए कह दिया कि आप बादाम खाओ
और उसके लिए बादाम बड़ा महंगा है और लोकली नहीं मिल पाता, तो आपको उसको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा कि अगर आपके पास बादाम नहीं खाने का है तो आप ये खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? मूंगफली। मूंगफली भिगो के आप खा सकते हैं। मौसमी सब्जियों और फलों का समावेश हो, नियमित खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, समय और ईंधन की बचत पे ध्यान हो, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार ही भोजन प्लान करना चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप सामाजिक और स्थानीय मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं से इतर जाके भोजन प्लान करेंगे तब समस्या हो जाएगी। आपको हमेशा भोजन में ऐसे अल्टरनेटिव रखने चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो शाकाहारी भोजन करता है तो उसको प्रोटीन के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप अंडा या मीट बताएं, उसको आप दालें और पनीर भी बता सकते हैं प्रोटीन्स के लिए। अगर कोई ऐसा है जो नॉनवेज खाना खाता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको साग सब्जी खिलाएं, उसको आप नॉनवेज फ्राई बना दे सकते हैं कि इस तरह की मील आप नॉनवेज के लिए रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना होगा। अब कुछ चार्ट्स होते हैं कि आप किस हिसाब से समय लेंगे। तो समय जो सामान्य तौर पे लिया जाता है कि सुबह का अगर नाश्ता करना है तो 7 से 8 बजे के बीच में हम कर लें। अगर सुबह का खाना खाना है दोपहर का हमको, तो दूसरा आहार अगर हमको लेना है तो दूसरा आहार हम 12 से 2 बजे के बीच में ले लें। तीसरा आहार यदि हमको लेना है शाम की चाय, तो शाम की चाय 4 से 5 बजे के बीच में हम ले लें। अगर हमको रात्रि का भोजन करना है, चौथा आहार लेना है, तो चौथा आहार हम 7:30-8 बजे रात से लेकर रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे तक ले लें। उससे देर न करें, क्योंकि उससे देर करते हैं तो फिर खाना पचने में समस्याएं होती हैं। अब इसके बाद आता है आपका फूड कुकिंग कि पहली चीज़ तो भोजन कभी भी स्वादिष्ट हो, आकर्षक हो, उपयोगी बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से और कलात्मक तरीके से उसको हम प्रस्तुत करें लोगों के सामने। अब 2 चीज़ें याद रखिएगा, खाना वही खाने में अच्छा लगता है जो दिखने में अच्छा लगता है। आपका खाना लाख स्वादिष्ट बना होगा मगर वो देखने में अच्छा नहीं है तो उसको कोई नहीं खाएगा। अगर आपका खाना थोड़ा खराब भी होगा, जल गया, पक गया, ज़्यादा पक गया, कच्चा नहीं गया, मगर वो देखने में अच्छा है तो कम से कम लोग एक बार ट्राई करेंगे। आपने भी अनुभव किया होगा कि खाना खाते समय सबसे पहले आप प्लेट को उठाते हैं तो आपके नाक में गंध जाती है उसकी। सबसे पहले आप अपनी आंखों से देखते हैं, नाक में आपके गंध जाती है और तीसरे लेवल पे जाके आप उसका स्वाद लेते हैं। तो परिभाषा प्राकृतिक रूप से पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, कच्ची सब्जियों को ताप का उपयोग करके खाने योग्य बनाना भोजन को पकाना कहलाता है। जो भी प्राकृतिक सामान है, अनाज है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको ताप का उपयोग करके विद द हेल्प ऑफ हीटिंग जब आप खाने योग्य बना देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम भोजन का पकाना कहते हैं। अब भोजन पकाने के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला, भोजन सुपाच्य हो, आराम से पच जाए आपके शरीर में, भोजन स्वादिष्ट हो, जितने भी रोगजनक जीवाणु कीटाणु उसमें है वो नष्ट हो जाए, भोजन में विभिन्नता आ जाए, आयु वर्ग रोग विशेष के अनुसार से भोजन में परिवर्तन हो जाए, भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहली चीज़, भोजन पकाते समय और भोजन पकाने के दौरान या भोजन को परोसने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि भोजन में उपस्थित पोषण तत्वों का ह्रास या क्षय न हो। भोजन पकाने में कम से कम समय खर्च हो, इस प्रकार से देखना जाना चाहिए। श्रम, ऊर्जा और मुद्रा, मतलब आपकी एनर्जी, आपका लेबर और आपका पैसा, तीनों की बचत होनी चाहिए। इस प्रकार से भोजन बनाना चाहिए। भोजन यदि आप पका रहे हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले खतरे या संकटों से सावधान रहना चाहिए। विशेष समूह जैसे गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, रोगियों के लिए है, को विशेष संतुलित आहार के भोजन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आपको भोजन बताएं। अब स्वच्छ भोजन श्रृंखला का हमेशा पालन करिए। स्वच्छ भोजन श्रृंखला क्या होती है? आप भोजन बनाने की जगह से लेके खाना खाने की जगह तक, भोजन ग्रहण करने की जगह तक साफ सफाई का विशेष ख्याल होना चाहिए। भोजन पकाते समय सही ईंधन का उपयोग करिए और जो भी अपशिष्ट बचे, जो भी आपका रेसिड्यू बचा रह जाता है, उसका सही तरीके से निस्तारण करिए। अब ये नहीं कि आपने के सब्जी में कुछ बचा रह गया, आपने कैरी बैग में बांधा और पड़ोसी की छत पे फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसको प्रॉपर ढक्कन वाले डस्टबिन में डालिए। जब भी आपका सफाई वाले आते हैं उनको आप दे दीजिए, वो अपना लेके चले जाएंगे। एंड जो लैंडफिल साइट्स होती हैं वहाँ पे वो फेंक देते हैं। तीसरा, जब भी अब हम भोजन पकाने के कितने तरीके होते हैं ये समझ लें। अब भोजन पकाने के तरीके होते हैं तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि भोजन कई तरीके से पकता है। पानी के द्वारा पकता है, भोजन हवा में पकता है, भोजन वसा में पकता है, चिकनाई में पकता है, या ऐसे सूखा ही पक जाता है, ड्राई कुकिंग जिसको हम बोलते हैं, या प्रेशर कुकिंग हम करते हैं, माइक्रोवेव में कुकिंग करते हैं। तो अब जैसे अगर भोजन जल में पकाना है तो जल में पकाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ बॉइलिंग, उबालना, सिमरिंग एंड स्टीविंग। तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ उबालना, जब पानी में पूरी तरह से डूबा रहता है और पानी 100 डिग्री पे उबलता रहता है, उसमें यदि हम कुछ डाल के पकाते हैं तो इस विधि में खाद्य पदार्थ पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है। यह ताप के द्वारा लगातार उबलता रहता है। पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। बर्तन को ढक कर रखा जाता है ताकि पानी वाष्प के रूप में उड़ने से बच सके। भोजन पकाने के समय खाद्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि इस विधि से भोजन सुपाच्य और कम खर्चीला होता है। इसमें से पोषक तत्व निकलकर जल में घुल जाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल, चावल, आलू, सौखी, सूप इत्यादि हम डाल के पकाते हैं। अब उबलते टाइम बहुत ज़्यादा समय तक, हमको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना चाहिए, अन्यथा वो उसी में गल जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। तीसरा होता है सिमरिंग। आपने कम गैस कर दिया और हल्का हल्का पानी गर्म होता रहा, उसी में भोजन आपका पकता रह जाता है। इसमें पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तीसरा होता है स्टीविंग, जिसको हम कहते हैं सिझाना। तो स्टीविंग में आप क्या करते हैं, पानी एक बार उबाल लेते हैं, उसके बाद उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं और उसमें डाल देते हैं पोषणिक चीज़ें, जैसे सूखी सब्जियाँ हो गई, ड्राई वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई मीट हो गया, उसमें आप डाल दें। जो प्योर मीट्स आते हैं उसको आपने एक बार बॉईल किया, उसके बाद आपने उसको सिमर कर दिया और वो उसी में सिमरिंग में पकता चला जा रहा है। दूसरा होता है हवा, एयर कुकिंग। ये तो आपका पानी द्वारा कुकिंग हो गया। पानी द्वारा आप क्या करते हैं, बॉइलिंग, सिमरिंग एंड स्टीमिंग। उसके बाद आपकी एयर कुकिंग आती है। एयर कुकिंग में 2 चीज़ें होती हैं, रोस्टिंग एंड पैन ब्रॉयलिंग। पैन ब्रॉयलिंग सामान्य तौर पे हम अपने घरों में मसाले उपयोग करते हैं। सूखे मसालों को खाली तवे पे रख के हम कल्हाड़ देते हैं, जिसको कल्हाड़ देना कहते हैं। उससे उनमें एक अलग प्रकार की स्मेल आ जाती है। तो भोजन को भूनने के लिए तवा या कढ़ाई को गर्म किया जाता है और बिना किसी माध्यम का प्रयोग किए, बिना उसमें तेल डाले, बिना उसमें घी डाले, बिना उसमें मक्खन डाले, बिना पानी डाले, सीधे हम उसको डाल देते हैं और खाद्य पदार्थ को भून लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको करें तो सूजी, दलिया, ये सब हम जब भूनते हैं, या खड़े मसाले जब हम भूनते हैं। दूसरा होता है रोस्टिंग। इस विधि से आग की लौ पे गर्म बालू में, गरम नमक में हम चीज़ों को भूनते हैं, जैसे भुट्टा हो गया, आपके दाने हो गए, चना हो गया, मूंगफली सेकना हो गया, इस तरह की चीज़ें से। तो हवा द्वारा कैसे हम पकाते हैं, रोस्टिंग से एंड ब्रॉयलिंग से। अब तीसरा आता है आपकी फैट कुकिंग, चिकनाई में खाना पकाना। अब चिकनाई में शुष्क तलना, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्राइंग, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। ड्राई फ्राइंग क्या होती है कि इस विधि से वसा का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करते। जैसे मीट, जब आप पोर्क मीट पकाते हैं तो पोर्क मीट में ही इतना ज़्यादा फैट होता है कि वो अपने अंदर के ही वसा से पक जाता है। आप एक्स्ट्रा फैट नहीं डालते उसमें, दैट इज कॉल्ड ड्राई फ्राइंग। जब कोई भी भोज्य पदार्थ अपने स्वयं की वसा, उपस्थित वसा से पक जाता है तो ऐसी स्थिति को हम ड्राई फ्राइंग कहते हैं। दूसरा आता है हल्का तलना। हल्का तलना इन द सेंस शैलो फ्राइंग। बहुत हल्का तेल आप यूज़ करते हैं, जैसे पराठा बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, बहुत हल्का सा तेल डालते हैं, उसको आप चारों तरफ करके सेक देते हैं। तो हल्के तलने में वसा की इतनी मात्रा में यूज़ किया जाता है जिससे भोजन बर्तन में चिपके न। तीसरा रहता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में तेल आपका फुल गर्म रहता है, आप उसमें डाल के तल देते हैं, जैसे आप पूड़ी तलते हैं, कचौड़ी तलते हैं, पकौड़ियाँ तलते हैं, ब्रेड पकौड़ा तलते हैं, इस तरह की चीज़ें।
इसको बोलते हैं डीप फ्राइंग, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसमें पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है आपका भोज्य पदार्थ। अब तीसरा आता है बेकिंग। बेकिंग कई तरह से होती है, आप तंदूर में बेक कर सकते हैं, आप अवन में बेक कर सकते हैं। तंदूर में, भट्ठी में या अवन में बेक किया जाता है। इसमें एक सीमित एरिया में आग लगाई जाती है, ऊपर से ढक दिया जाता है और उसके अंदर बनने वाले भाप से, उसके अंदर बनने वाले ताप से भोज्य पदार्थ, हमारा भोजन पक जाता है। इसको हम पकाते कैसे हैं? केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, टोस्ट हो गया, आपके कबाब्स हो गए, कुछ तंदूरी रोटियां हो गई, पराठे हो गए, एक्सक्यूज मी, इस तरह की चीज़ें आप तंदूर में पकाते हैं। उसके बाद आती है स्टीम कुकिंग। आजकल आपने बहुत देखा होगा, मोमोज है, इडली है, उत्तपा है, इस तरह की चीज़ें हम स्टीम कुकिंग में करते हैं कि हम बर्तन में पानी उबाल देते हैं, उसके ऊपर एक जाली रख देते हैं और उसमें से निकलने वाली भाप से खाना पकता है। दैट इज कॉल्ड स्टीम कुकिंग। इस विधि से भोजन वाष्प द्वारा पकाया जाता है, जैसे इडली, आटा, खम्मण, मोमोज आजकल है। अब प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकर हर किसी के घर में है। आपने पानी डाला, आपने अपना भोजन का पदार्थ डाला, प्रेशर कुकर को बंद किया, किसी भी गैस पे, किसी पे चढ़ा दिया और उसके बाद उसमें प्रेशर बना और सीटियाँ आनी चालू हो गई। तो जब उसमें प्रेशर बनता है, हमारा जो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वातावरणीय दबाव है, उस वातावरणीय दबाव से उसमें दुगना प्रेशर बनता है। तो जो बंधे हुए चीज़ें रहती हैं, जैसे मीट है, दालें हैं, वो खुल जाती हैं, खाने योग्य हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है। सातवां हमारा होता है माइक्रोवेव में पकाना। सामान्यतः घरों में इस तरह के उपकरणों को हम माइक्रोवेव की तरह पकाते हैं। माइक्रोवेव से खाना इंटरनली गर्म हो जाता है, कम समय में अच्छी तरह से खाना पक जाता है। अब होता है कि हम चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखेंगे, जो तो बना लिया। एक होता है तरीका पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या करते हैं हम, एक लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तरीके को खोजा था कि हम 60-65 डिग्री तक चीज़ों को गर्म करते हैं और उसके बाद अचानक से ठंडा कर देते हैं। तो इस कोल्ड ट्रीटमेंट या कोल्ड शॉक के कारण उसमें मौजूद बैक्टीरिया, जो भी खाद्य पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारा भोजन बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, हम आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए सरलतम और श्रेष्ठ विधि है तथा वर्तमान में व्यापक प्रचलन में है क्या? पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन का अर्थ दूध को एक निश्चित तापमान या अवधि तक गर्म करना है और उसमें उपस्थित रोगाणु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, किंतु दूध का रूप, स्वाद, रंग में कोई अंतर नहीं आता। पाश्चराइजेशन के बाद दूध को 30 मिनट तक 60 से 63 डिग्री तक गर्म किया जाता है और उसके बाद तत्काल दूध का तापमान 5 डिग्री कम कर दिया जाता है, 5 डिग्री से भी नीचे कर दिया जाता है। पाश्चराइजेशन से लाभ क्या क्या है? पाश्चराइजेशन से लाभ होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, दूध को संरक्षित करने का आसान तरीका है, दूध में पाए जाने वाले विटामिन को सुरक्षित करना, प्रोटीन और दुग्ध शर्करा को न्यूनतम परिवर्तन करना। यह दूध की सुरक्षित बनाने की सस्ती और सरल विधि है। अब पाश्चराइजेशन के अलावा होता है किचन गार्डन और किस प्रकार से हम अपने बनाए हुए चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, उनका स्टोरेज और प्रिजर्वेशन। तो अब स्टोरेज, प्रिजर्वेशन और किचन गार्डन यहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।